हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। आज हम अपनी बायोलॉजी सीरीज़ में करने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इस लेक्चर में पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर करेंगे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट 1। तो इसमें टेक्नोलॉजीज़ देखेंगे, जैसे कि आपकी क्रिस्पर कैस9। यूपीएससी में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंट ईयर्स में। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन स्लाइसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस, इस तरीके की जो मेथड्स या टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, उनको हम कवर करेंगे पार्ट 1 में। एक बार एक्चुअली हम लेक्चर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस तरीके से हम कंप्लीट जेनेटिक इंजीनियरिंग को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या। अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से को यूज़ करके क्या अचीव किया है, व्हाट इज़ पॉसिबल विद जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस तरीके के क्वेश्चन। तो कुछ वो क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। फिर हम कुछ टूल्स देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के, ठीक है। फिर ये हमारा मेजर पार्ट होगा पार्ट 1 लेक्चर का, जिसमें कि हम टेक्नोलॉजीज़ या मेथड्स देखेंगे। जीन एडिटिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन स्प्लाइसिंग और आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। ये 4 मेन मेथड्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो हम देखने वाले हैं। इसके बाद फिर सेकंड लेक्चर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो पार्ट 2 लेक्चर होगा, उसमें हम कवर करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस, जो कि ये 4 हैं, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसमें से जो जीएम क्रॉप्स है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि जो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जीएम क्रॉप्स के, जैसे कि आपका बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, सुपर राइस, ऐसी चीज़ों पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें थोड़े से क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम देखेंगे। फिर एक दो क्वेश्चन ट्रांसजेनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी पे बनते हैं, हम वो देखेंगे, समझेंगे ये होता क्या है। फिर वन ऑफ द बिगेस्ट एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जीन थेरेपी। कि अगर कुछ जेनेटिक रीजंस की वजह से कोई डिजीज़ हो रही है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। तो जीन थेरेपी देखेंगे, कुछ पेटेंट रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर का स्ट्रक्चर रहेगा। अभी हम कवर करने वाले हैं इतना पार्ट, ठीक है, पार्ट 1 में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या। तो हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ना करते हुए सिंपल डेफिनेशंस करेंगे हर चीज़ की। तो व्हेन एवर वी ऑल्टर द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ ए सेल, ठीक है। तो डीएनए हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। हम यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में भी दिखा रहे हैं, कट कर रहे हैं कहीं से, यहाँ पे कुछ पेस्ट कर रहे हैं। तो एनी काइंड ऑफ चेंजेस दैट आर बीइंग मेड टू द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काउंट होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ altering the DNA, or we can say genome, of an organism। क्या यूज़ करके? तो लैब बेस्ड कुछ मेथड्स या टेक्नोलॉजीज, जिनको हम आगे देखने वाले हैं, उनको यूज़ करके जब हम एक ऑर्गेनिज्म का, एक सेल का डीएनए ऑल्टर कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं, इट कुड बी सम डिलीशन, इट कुड बी सम एडिशन, इट कुड बी ए रिप्लेसमेंट, तो वो सब आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में कवर होता है। तो देखते हैं किस टाइप के इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये यहाँ तो डेफिनेशन ही लिखी है सिंपली। देन एक क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्या किया है कि लैब में, इमेजिन करो, लैब में दे हैव क्रिएटेड ए रैट। अब ये नॉर्मल रैट नहीं है। क्या किया इन्होंने कि इस रैट में दे हैव एडेड द ह्यूमन ग्रोथ जीन, ठीक है। तो अब पहले इतने प्रोसेस को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो क्या हुआ है कि एक ऑर्गेनिज्म में जो है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से जीन जो है, फॉरेन डीएनए कह लो, फॉरेन जीन कह लो, उसको ऐड किया गया है, ठीक है। अब इसका इफ़ेक्ट जो भी हो, ठीक है,
अब इसमें जैसे ये बता रहा है कि जो रैट क्रिएट किया गया है वो बिगर देन ए नॉर्मल रैट है, तो आपको एक्चुअली क्वेश्चन को आंसर करने के लिए उसमें इतना डेल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है उसके फिजिकल फीचर्स पे। आपको बेसिक चीज़ देखनी है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक फॉरेन डीएनए, फॉरेन जीन का इंट्रोडक्शन हुआ है उसके डीएनए में। तो ये 100% आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। आप ऑल्टर कर रहे हो उसका डीएनए, उसका जीनोम, ठीक है। तो इसमें बेसिकली पूछा गया था कि क्या टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मल्टीपल ऑप्शंस देके कि क्या दिस इज़ ए पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जो किया जा रहा है प्रोसेस। तो यस दिस इज़, ठीक है। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके क्या साइंस में एडवांसमेंट्स हुई हैं, क्या हमने अचीव किया है यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, दो क्वेश्चन हम उस पर बेस देखेंगे। तो पहला है कि क्या सक्सेसफुली टू सम एक्सटेंट, यानी कि कुछ सक्सेस मिली है, इनमें से कौन सी चीज़ों को हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू पार्शली या कंप्लीटली सक्सेसफुली हमने किया है। तो देखो, डिजीज़ रेजिस्टेंस, तो येस वी हैव क्रिएटेड जीएम क्रॉप्स लाइक दैट, ठीक है, जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हों। ग्रोथ प्रमोशन, यानी कि ग्रोथ प्रमोशन जीन किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना, तो येस दिस हैज़ ऑल्सो बीन डन। एनिमल क्लोनिंग, तो ये भी किया गया है। अब इसको मैं एक साइड एक क्वेश्चन हम रखते हैं कि क्या क्लोनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और नॉट, तो अभी हम समझेंगे उसको भी, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन है आपका ह्यूमन क्लोनिंग। तो ये तीनों चीज़ें तो सक्सेसफुली अचीव की गई हैं। हमने क्लोनिंग पढ़ा है और उसमें हमने देखा है कि डॉली नाम की शीप जो है वो पहला ऐसा मैमल थी जिसको कि एक अडल्ट सोमैटिक सेल से क्लोन किया गया। अब ह्यूमन क्लोनिंग जो है इसमें बहुत से एथिकल कंसर्न्स हैं, तो दिस वी हैव नॉट डन सो फार, ठीक है। तो ह्यूमन क्लोनिंग नहीं किया गया है, ठीक है। अब जो मैं क्लोनिंग वाली बात बता रही थी, तो अगर आपको एक्सप्लिसिटली ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या क्लोनिंग इज़ ए पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो यू वुड से नो इट्स नॉट, ठीक है। तो ऐसा था कि अगर आप नेट पे भी इसकी डेफिनेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग की देखो, थोड़ा डेल्व करो डीप, तो यू विल सी कि पहले की जब ये जैसे टेक्नोलॉजी स्टार्ट होती है तो पहले इसमें क्लोनिंग, आईवीएफ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसी चीज़ों को इंक्लूसिव माना जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। नाउ इट रेफर्स टू जब आप एक जीनोम में चेंजेस कर रहे हो, ऑल्ट्रेशंस कर रहे हो, तो उसके रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं अब उन्हीं को जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में काउंट किया जाता है। तो क्लोनिंग आपका नहीं काउंट होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म सेल का क्लोन बन रहा है, चेंजेस नहीं किए जा रहे डीएनए में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की। नेक्स्ट देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन अचीव्ड सक्सेसफुली। हमने एक चैप्टर किया था जेनेटिक्स हेरिडिटी समझने के बाद, साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन टू द एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक्स। तो उसमें हमने ये इन ऑप्शंस में से काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, अगर आपको याद हो तो पहला स्टेटमेंट है कि आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन ए लैब। तो हमने तो इसके लिए साइंटिस्ट का नाम भी पढ़ा था जिन्होंने कि आर्टिफिशियली एक जीन को क्रिएट किया था लैब में, हरगोबिंद खुराना। आपको नहीं याद है तो आप चैप्टर रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये तो ट्रू है। फिर उसके बाद है कि डीएनए कैन बी रेप्लिकेटेड आउटसाइड ए लिविंग सेल इन ए लैब। तो अगेन उस चैप्टर में हमने किया था कि आर्थर कॉर्नबर्ग ने जो है डीएनए क्रिएट किया इन विट्रो इन ए लैब, ठीक है। तो ये भी ट्रू है। फिर प्लांट एंड एनिमल सेल्स कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन इन पीटरी डिशेस, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। अब जैसे हम क्लोनिंग पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव मेथड्स वाले चैप्टर में हमने क्लोनिंग पढ़ा है, तो उसमें जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है पीटरी डिश में हो रहा होता है, फर्टिलाइजेशन होता है पीटरी डिश में, फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है, एंड देन दे डेवलप्ड एम्ब्रियो जो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, इट इज़ प्लांटेड इन द मदर्स बॉडी।
मदर्स यूट्रस। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने अचीव की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग डीएनए सेगमेंट्स टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। यानी कि क्या कह रही है कि डीएनए एक ऑर्गेनिज्म का प्लस डीएनए सेकंड ऑर्गेनिज्म का, ये एक स्पीशीज़ है, ये एक दूसरी स्पीशीज़ है, और इससे मिला के हम एक फंक्शनल क्रोमोसोम बनाए। तो ऐसा एक तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है ऐसा कुछ, प्लस ऐसा नहीं अचीव हुआ है। ठीक है, कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ के डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ के हम क्रोमोसोम बना लें। हम क्या अचीव कर पा रहे हैं ना, कि किसी जो डीएनए है आपके पास, ठीक है, उसमें हम कुछ सेगमेंट्स चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की भी बात करें तो कुछ सेगमेंट्स को हम चेंज कर रहे हैं। सेगमेंट्स को हम जोड़ के नया वो नहीं बना पा रहे हैं, नए क्रोमोसोम्स या नया ऑर्गेनिज्म, ऐसा अभी हमने अचीव नहीं किया है। तो आई थिंक 2-3 क्वेश्चन से ही मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं काफ़ी चीज़ें। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे यू विल बी एबल टू आंसर ईजिली। अब आगे देखते हैं। अब हम कवर करेंगे टूल्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो डिस्कवर हुई जिनको कि आज जेनेटिक इंजीनियरिंग में टूल्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है प्लाज्मिड। इसके ऊपर बहुत बड़ी क्वेश्चन आया है तो इसको तो रट लो। ठीक है, क्वेश्चन हर बारी यही आया है कि प्लाज्मिड को इनमें से किस चीज़ को एज ए टूल यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो प्लाज्मिड आपका इसमें आंसर रहता है। पर हाँ, हम अपनी नॉलेज के लिए समझ लेंगे ये होता क्या है, क्योंकि आगे जब हम कुछ मेथड्स भी देखेंगे तो उसमें भी ये चीज़ हमें काम में आएगी समझने में। दूसरा टूल है बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, इन दोनों को ज़रा एक बारी समझ लेते हैं हम अच्छे से। तो यहाँ पे देखते हैं, तो जब हमने सेल किया था तो सेल के लेक्चर में हमने देखा था कि बैक्टीरिया आपके यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स होते हैं, सिंपल वाले प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो बैक्टीरिया भी हमारे यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये एक बैक्टीरिया है, उसके सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया। तो हमें यहाँ पे समझना है प्लाज्मिड क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखो, एक सर्कुलर मॉलिक्यूल है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसको देखो, जो न्यूक्लियोइड रीजन है, जो नॉर्मल आपका क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो तो आपका इसके न्यूक्लियोइड रीजन में रहता है। तो ये क्रोमोसोमल डीएनए से सेपरेट है। ठीक है, सेपरेट फ्रॉम क्रोमोसोमल डीएनए। अब इसकी खास बात क्या है कि क्यों इसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है, वो ये है, एक तो इट इज़ स्टिल इनहेरिटेड। इवन दो ये क्रोमोसोमल डीएनए से सेपरेट है, ये जो सेल है, जब इसका सेल डिवीजन होगा और इसकी आगे प्रोजेनी पैदा होगी, ठीक है, तो ये सेल डिवीजन से होगी जो, तो ये इनहेरिट होगा। ठीक है, दूसरा, दिस इज ऑल्सो केपेबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये वाली बात तो मैंने बहुत डिटेल में समझाई थी कि डीएनए जो है आपका एनकोड करता है प्रोटीन के लिए, वो फिर अपना जो कोडिंग होती है पास ऑन करता है एक एमआरएनए को, फिर राइबोसोम्स में जाके फाइनली आपके प्रोटीन का सिंथेसिस होता है एक सेल में। तो ये जो दो फीचर्स हैं, इस वजह से प्लाज्मिड को, जो कि एक बैक्टीरिया का डीएनए मॉलिक्यूल है, उसको एज ए टूल यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। दूसरी चीज़ जो हम देख रहे थे वो हैं बैक्टीरियोफेजेस। ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिए टूल्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। आगे चलते हैं। तो अब हम आएंगे द मेन टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, जो मेथड्स और टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की जाती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। सबसे पहला, जीन एडिटिंग, जिसका जो ये क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझेंगे। ठीक है, फिर जीन स्प्लाइसिंग, और फिर आरएनए इंटरफेरेंस। तो शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे जीन एडिटिंग। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसको रिकैप करेंगे टेक्स्ट से। पहली बात तो ये क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है। इसको इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि ये कैस9 क्या है, क्रिस्पर क्या है, ये भी अभी हम कवर करेंगे। पहले बेसिक समझते हैं। तो जीन एडिटिंग में हम कर क्या रहे हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में हम चेंजेस कर रहे हैं, ऑल्टरेशंस कर रहे हैं, उसके डीएनए में स्पेसिफिक लोकेशंस पे चेंजेस करके, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक लोकेशन वाली बात इम्पॉर्टेंट है, यही मेन फीचर है आपका क्रिस्पर कैस9 का कि पर्टिकुलर लोकेशन, मतलब जो भी साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, उसकी पिक्ड लोकेशन, वो डीएनए पे लोकेशन को पिक करेगा और उसी पे जो है कट करके चेंजेस होंगे। तो कट करते हैं और स्टिच करते हैं, तो कट में आपका क्रिस्पर कैस9 पिक्चर में आता है, ठीक है। तो जो ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनसे कि डीएनए को कट किया जाता है यूज़ करके, जिनको, उनको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, ठीक है। एंजाइम ही लिख देते हैं। तो कैस9 जो है आपका बैक्टीरिया से डिराइव किया गया बैक्टीरियल एक एंजाइम है जो कि आपका डीएनए को कट करने का कैपेबिलिटी रखता है। क्रिस्पर क्या है, इसको गाइड करके लेके जाता है वहाँ जहाँ पे डिज़ायर्ड लोकेशन है और वहाँ पे कट करना है। ये जो आपका क्रिस्पर कैस9 टेक है, दिस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वेयर। तो बैक्टीरिया और आर्केया जो हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम होता है काफ़ी ही यूनिक होता है, एक अडेप्टिव फीचर होता है उनके इम्यून सिस्टम में, ठीक है। वहाँ से इस टेक्निक को डिराइव किया गया है। तो बैक्टीरिया में कैसा होता है कि जैसे उनको अगर मान लो कोई वायरस जो है वो अटैक कर रहा है, तो वो जब फ्यूचर में दोबारा बैक्टीरिया को अटैक करेगा, तो बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम ने उसको आईडी करके रखा होगा, ठीक है, यूजिंग दैट वायरस का जीनोम, ठीक है। उसके कुछ जीन्स को यूज़ करके ये उसको आइडेंटिफाई करके रखेगा कि तू नेक्स्ट टाइम आ मेरे को अटैक कर, आई विल काउंटर अटैक यू। तो द इम्यून सिस्टम ऑफ द बैक्टीरिया इज़ यूनिक इन दिस वे कि अडेप्टिव है, वो फाइट बैक करता है व्हेन जैसे कोई इन्वेडर लाइक ए वायरस अटैक्स द बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसी चीज़ पे ये वेस्ट है, ज़्यादा नहीं हमें बस जानना, बैक्टीरिया और आर्किया के अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के ऊपर ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है। फिर दूसरी चीज़ जो इसमें करते हैं वो है स्टिचिंग। अब डीएनए को कट तो कर दिया, ठीक है, उसको स्टिच भी तो करना है वापस। तो इसके लिए एक्चुअली रिसर्चर्स रिलाई मोर ऑन द सेल्स ओन रिपेयर सिस्टम, ठीक है। सेल का ओन रिपेयर सिस्टम होता है जो, उसके ऊपर अलॉन्ग विद दैट स्टिच करने के लिए कुछ लाइगेसेस भी यूज़ किए जाते हैं। ये भी अगेन आपके एंजाइम्स होते हैं जो मॉलिक्यूलर स्टिचर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। एक बारी टेक्स्ट से रिकैप करते हैं, फिर एक बार डायग्राम से रिकैप करेंगे तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। जीन एडिटिंग हम कर रहे हैं, तो हम डीएनए में, किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में स्पेसिफिक लोकेशंस पे चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है। क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है जीन एडिटिंग। कहाँ से डिराइव किया गया है? अडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है जो बैक्टीरिया और आर्किया का, वहाँ से ये सिस्टम डिराइव्ड है। हम कैसे ऑल्टर कर रहे हैं एक सेल के जीनोम को? कट कर रहे हैं यूजिंग सम रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसिस, जिसका कि एग्जाम्पल है, ऐसा ही एंजाइम है आपका एक कैस9, ठीक है। ये जो होते हैं ये बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को एक पर्टिकुलर प्लेस पे कट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, इसीलिए इनको मॉलिक्यूलर सिजर्स कहा जाता है। अब क्रिस्पर जो होता है ना, एक आरएनए मॉलिक्यूल होता है
जो इस Cas9 को डिज़ायर्ड लोकेशन पे लेके जाने का काम करेगा। तो इसकी जो फुल फॉर्म है उस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो क्रिस्पर स्टैंड्स फॉर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, लाइगेसेस मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर स्टिचेस हैं, ये भी एंजाइम्स होते हैं जो रिपेयर, जब डीएनए को वापस रिपेयर करना है तो उस टाइम में यूज़ होते हैं। एक बारी अगर कुछ कमी रह गई है समझने में तो एक बारी रिकैप करते हैं, यहाँ से क्लैरिटी आ जाएगी। तो कोई रिसर्चर है, उसने पहले एक टारगेट डीएनए जो सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें मेरे को चेंजेस करने हैं। अब कुछ भी करना हो सकता है, कोई इंजर्शन करनी है, कोई नया डीएनए का पीस लगाना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ काट के नया रिप्लेसमेंट करना है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो पहले उसने आइडेंटिफाई किया टारगेट डीएनए, रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब उसके बाद उसको चाहिए ये। अब इसमें देखो दो चीज़ें हैं, ये जो ग्रीन आपको आरएनए मॉलिक्यूल दिख रहा है ये आपका गाइड आरएनए है और ये क्रिस्पर पे बेस्ड है। ठीक है, ये जो है ये आपको ये दिख रहा है दिस पार्ट, ये वो एंजाइम है द डीएनए कटिंग एंजाइम कॉल्ड Cas9। तो ये एंजाइम और ये आरएनए मिलके ये आपका एंजाइम है Cas9 और ये आपका आरएनए है जिसको कि पता है कि जाना कहाँ है। तो एंजाइम और ये जो हैं जाते हैं डीएनए के पास। ठीक है, अब वो आरएनए जो है अपने आप ही कोडेड है, वो जाएगा स्पेसिफिक लोकेशन पे। ठीक है, अब Cas9 भी पहुंच गया उस आरएनए के साथ ही वहाँ, तो ये कट कर देगा स्पेसिफाइड लोकेशन पे। तो यहाँ देखो कट दिखाया गया, तो उस डीएनए में से एक ये सेगमेंट जो है यहाँ कट के अलग हो गया। ठीक है, अब ये जो है आपका जो बोलोगे जिसमें आपने इंसर्ट कर लिया नया डीएनए, दिस पर्पल कलर वाला, ये नया सेगमेंट ऐड हुआ है इसमें, तो इसमें आपने कुछ नया इंसर्ट किया है। तो इसमें जो है सेल के ओन रिपेयर सिस्टम को भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और लाइगेसेस को भी यूज़ किया जा सकता है कुछ नया जो है डीएनए सेगमेंट इंसर्ट करने के लिए। तो जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम चीज़। तो आई होप इसको अब और समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्लैरिटी हो गई क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मेन फीचर इसका ये है कि ये स्पेसिफिक लोकेशंस पे जाके इंसर्शन डिलीशन मॉडिफिकेशन कर सकता है। क्रिस्पर Cas9 सेल के ओन रिपेयर सिस्टम का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इसके लिए इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये बोलोगे कि प्रिसीजन की कमी भी हो जाती है, क्योंकि रिपेयर खुद करता है जब सेल, तो इट कैन ऐड सम रैंडम डीएनए सीक्वेंसेस ऑल्सो। ठीक है, तो पर हमें इसकी क्या ड्रॉबैक्स हैं ये देखने की अभी ज़रूरत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। जीन एडिटिंग का इस्तेमाल जीन साइलेंसिंग के लिए भी किया जा सकता है। आपने कुछ डिलीशन कर दिया तो वो जीन साइलेंट हो गया, राइट। आगे देखते हैं। तो इस पे रिसेंट ईयर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जेनेटिक चेंजेस जो हैं जेनेटिक एडिटिंग से क्या क्या किए जा सकते हैं। तो जो आपके गैमीट्स होते हैं, एग या स्पर्म ऑफ द प्रोस्पेक्टिव पेरेंट, उनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। जब एम्ब्रियो अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे उसके जीनोम में चेंजेस किए जा सकते हैं। कुछ स्टेम सेल्स जो हैं किसी और ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो में, यानी कि फॉरेन स्टेम सेल्स किसी और के एम्ब्रियो में इंड्यूस किए जा सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन में से स्टेम सेल्स लेके ह्यूमन स्टेम सेल्स को लेके पिग के एम्ब्रियो में इंजेक्ट करना। तो इस तरीके की सारी चीज़ें आपकी जीन एडिटिंग से अचीव की जा सकती हैं। ठीक है, तो जीन एडिटिंग के बारे में हमें बस एक लास्ट चीज़ देखनी है। तो 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ जो है दिया गया इन दोनों ब्यूटीफुल महिलाओं को, ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। तो ये हैं आपकी इमैनुअल कार्पेंटियर और ये हैं आपकी जेनिफर डाउडना। तो इन दोनों को क्रिस्पर Cas9 जो है उस पे उस टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, तो क्रिस्पर Cas9 हमने देख लिया एज ए मेथड टू एडिट डीएनए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पे, जो है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए क्लोनिंग भी कहते हैं इसको और जीन क्लोनिंग भी कहते हैं इसको। तो डीएनए क्लोनिंग में क्या किया जा रहा है ना,
आइडेंटिकल कॉपीज़ बनानी है हमें एक डीएनए के पीस की, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, उस डीएनए को जिसकी हमें कॉपीज़ बनानी है उसको जो है एक ऑर्गेनिज्म में हम इंसर्ट करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे और फिर उसकी कॉपीज़ प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर सिंपल टर्म्स में बोलें तो फॉरेन डीएनए एक ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किया जाएगा ताकि हम मल्टीपल कॉपीज़ अचीव कर सकें एक पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए की, ठीक है। इसमें इस्तेमाल होता है प्लाज्मिड्स का। हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में देखा कि वन ऑफ द टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ प्लाज्मिड। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया ये क्या होता है। मैंने एक बार यहाँ पे रिपीट कर दिया है कि स्मॉल रिंग्स ऑफ डीएनए होता है ये, केपेबल ऑफ डायरेक्टिंग प्रोटीन सिंथेसिस, और ये इनहेरिट होता है आगे बैक्टीरिया की प्रोजेनी में भी, ठीक है। अब इस टेक्निक के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इस टेक्निक से आप जो जीन्स हैं उसको कैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स में एक से दूसरे में जा सकते हैं, एनिमल्स टू प्लांट्स जा सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स भी जा सकते हैं, जीन्स का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके उससे हम इसको समझेंगे। तो अब ये मान लो कि डायबिटीज़ जो है, तो डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आपको इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसका सिंथेसिस करवाना है, ठीक है। आपने ले लिया इंसुलिन प्रोडक्शन वाला डीएनए, ठीक है, जीन मिल गया आपको, इंसुलिन प्रोडक्शन का जीन आपको मिल गया, ठीक है। ये है वो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो कि आपका इंसुलिन प्रोडक्शन की जो है उसको प्रोटीन को कोड कर रहा है, उसके प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक के थ्रू हमको इसकी मल्टीपल कॉपीज़ मिल सकती हैं। तो ये हो गया आपका डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक में जो है स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके क्या स्टेप्स होते हैं। तो जैसे स्टेप्स लिस्टेड थे आपको उनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था। तो पहले एक बार हम अच्छे से प्यार से जरा प्रोसेस को समझ लेते हैं, फिर हम स्टेप्स को कवर कर लेंगे। तो ये हमारा बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। इसमें से हमने प्लाज्मिड को लिया, जो उसका सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल था ना, उसको हमने ले लिया। अब ये तो हमने ले ही लिया था, इसको हमने एक्वायर कर लिया था, आइसोलेट करके काट के हमने निकाल लिया। अब इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ करते हुए, जैसे हमने Cas9 वाली टेक्नोलॉजी देखी थी ना, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ करते हुए हमने इसको फ्रैगमेंट किया है, काटा है। अब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करके हम इस प्लाज्मिड को भी काट देंगे यहाँ से। मी टेक सम अदर कलर, इसको भी काट देंगे यहाँ से। तो ये प्लाज्मिड और ये हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें कि हमने जो जीन है इंसुलिन प्रोडक्शन का उसको एम्पलीफाई किया हुआ है, इन दोनों को हम समझ लो आप लाइगेज के थ्रू, ये डीएनए लाइगेज के थ्रू स्टिक करवा देंगे। तो अब ये प्लाज्मिड में वो इंसुलिन प्रोडक्शन वाला जीन जो है, डीएनए जो है, ऐड हो गया। अब इसको हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ये आरडीएनए भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हमने वापस इंट्रोड्यूस किया टू दी बैक्टीरिया सेल, ठीक है। अब उसके बाद वी फोर्स्ड फॉर बैक्टीरियल सेल डिवीजन, तो उसके सेल डिवीजन हुए तो उसकी प्रोजेनी में भी ये प्लाज्मिड पास ऑन हुआ, ठीक है। देखो तीनों में ही दिख रहा है आपको प्लाज्मिड इज देयर। तो अब आपके पास कॉपीज बन गई उसकी, ठीक है। यहाँ से फिर आगे जो है प्योरिफिकेशन करके और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके जो है इंसुलिन जो है इंसुलिन का प्रोटीन सिंथेसिस करवाया जा सकता है, इंसुलिन बनाया जा सकता है फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। आगे इसके स्टेप्स को एक बार रिकैप कर लेते हैं हम। तो देखो पहला स्टेप था टारगेट डीएनए, यानी कि जो इंसुलिन प्रोडक्शन वाला डीएनए है उसको आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करना, फिर उसको फ्रैगमेंट या कट करके अलग कर लेना। इसमें आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हो, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, ठीक है। फिर उस डीएनए में जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई कर लिया,
यूजिंग पीसीआर। तो ये ग्रे कलर में इसलिए है फॉर अ रीज़न कि दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। स्टेप्स जो हैं वो आप याद कर सकते हो कि क्या पहले हो रहा है, ज़्यादा इसकी डिटेल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका डीएनए लाइगेशन इनटू द वेक्टर। तो जो आपका प्लाज्मिड है उसको भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिया और फिर प्लाज्मिड को जो है वेक्टर डीएनए और तो वेक्टर डीएनए जो है आपका जो प्लाज्मिड है उसमें जो हमारा टारगेट डीएनए जिसे हम डोनर डीएनए कहेंगे उन दोनों को अटैच किया जाता है यूजिंग डीएनए लाइगेस। तो हमारे पास क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस इंसर्ट करेंगे हम इनटू द बैक्टीरिया, इनटू द होस्ट। अब बैक्टीरियल सेल्स विल डिवाइड स्लैश रिप्रोड्यूस, तो उसकी कॉपीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब बैक्टीरिया हमने देखा था कि जो प्लाज्मिड होता है कैन ऑल्सो जो है प्रोटीन सिंथेसिस भी करवा सकता है, तो प्रोटीन जो है वो बनाएगा। तो जो आप इंसुलिन वहाँ से प्रोड्यूस करवाना चाहते हो वो जो है वो उस प्लाज्मिड में अब उसका जीन आ गया है, तो इट कैन स्टार्ट द इंसुलिन प्रोडक्शन। ठीक है, द बैक्टीरियम विल प्रोड्यूस द प्रोटीन स्पेसिफाइड बाय द टारगेट डीएनए, इन दिस केस दैट वुड बी द इंसुलिन। इसको लेटर ऑन जो है प्योरीफाई किया जा सकता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके। तो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि ह्यूमन इंसुलिन जीन को ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया के थ्रू जो है एक्सप्रेस करवाया जाता है ताकि इंसुलिन बनाया जा सके डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए तो आपको बस ये स्टेप्स याद करने हैं कि डीएनए आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट किया, डीएनए को कट किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई किया, वेक्टर में या प्लाज्मिड में डीएनए लाइगेशन किया लाइगेस के थ्रू, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डाला और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की। ये स्टेप्स बस आपको ध्यान रखने हैं कि पहले क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ रहे हैं हम जीन स्प्लाइसिंग पे। तो इसको ना इस ट्रिक से याद कर लो क्योंकि हम 4 मेथड्स देख रहे हैं, तो हमें बाकी तो जैसे नाम से ही पता चल जाता है आपका जीन एडिटिंग में CRISPR-Cas9 यूज़ हो रहा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से आपको वैसे ही हिट कर जाएगा कि प्लाज्मिड का इस्तेमाल हो रहा है। जीन स्प्लाइसिंग को स्पाइसिंग या स्प्रूसिंग अप से जो है याद कर सकते हो कि क्या किया जा रहा है कि एक ही सिंगल जीन में हम एनकोडिंग बढ़ा रहे हैं। सिंगल जीन इज गोइंग टू कोड फॉर मोर थिंग देन इट नॉर्मली डज। देखते हैं, तो स्पेसिफिक जीन्स को इंसर्ट किया जाता है इनटू द जीनोम ऑफ ए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ताकि क्या हो, एक सिंगल जीन मल्टीपल प्रोटीन्स के लिए कोड करे। तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो नॉन कोडिंग पार्ट्स होते हैं ना जीन्स के, उनको हटा दिया जाता है, इनको बोलते हैं इंट्रॉन। जो कोडिंग पार्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्सॉन्स। तो वेरियस एक्सॉन्स को ज्वाइन कर दिया जाता है, ठीक है, और इंट्रॉन्स को हटा देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए जो बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए कोड करता है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ और लास्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी विच इज़ आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस आपका एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इसको एक बारी समझ लेते हैं फिर विल गो बैक टू द टेक्स्ट। तो आरएनए मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इसको बाइंड करवाएंगे एक एमआरएनए से। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो एमआरएनए है, हमें पता है कि कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रोटीन, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि डीएनए में एनकोडिंग होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ये पास ऑन करता है एक मैसेंजर आरएनए को वो कोडिंग, फिर मैसेंजर एमआरएनए जो है आपका राइबोसोम से प्रोटीन बनवाता है। ठीक है, तो एक आरएनए मॉलिक्यूल को हमने इस एमआरएनए मॉलिक्यूल से अटैच करवा दिया, तो ये इसका जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको ब्लॉक कर देगा। इसको टेक्स्ट से देखते हैं। तो आरएनए कैन शट डाउन द प्रोटीन ट्रांसलेशन बाय बाइंडिंग टू द मैसेंजर आरएनए दैट कोड्स फॉर दोज प्रोटीन्स। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको एज ए टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका देखो, जीन साइलेंसिंग कैन बी ईजिली अचीव्ड फ्रॉम दिस, क्योंकि आप प्रोटीन ट्रांसलेशन ही शट डाउन कर दे रहे हो। तो जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है, इसका भी इस्तेमाल होता है और जीन एडिटिंग का भी। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अचीव्ड यूजिंग आरएनए इंटरफेरेंस।
तो इनहिबिट जीन एक्सप्रेशन, आरएनए मॉलिक्यूल्स कैन बी यूज फॉर इनहिबिटिंग जीन एक्सप्रेशन। ये तो मेन काम है ही, ठीक है, यही तो हमने अभी पढ़ा है कि आरएनए मॉलिक्यूल्स ये जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिट, जीन एक्सप्रेशन का मतलब ही होता है प्रोटीन ट्रांसलेशन, ठीक है, उस चीज़ को इनहिबिट कर सकते हैं। देन हमने पढ़ा कि आरएनए इंटरफेरेंस का यूज़ होता है जीन साइलेंसिंग थेरेपीज़ में, डिजीज़ ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो पर्टिकुलर वायरसेस या पैथोजेंस के रेजिस्टेंट हो, ठीक है। फिर लास्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ था कि यूज़ टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो उसका आरएनए इंटरफेरेंस से लेना देना नहीं है। हार्मोन रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई भी हार्मोन है, मान लो एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है, या जो मेल एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये अगर किसी में जैसे कम हो जाता है तो इसके लिए पिल्स, इंजेक्शंस, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है, मेडिकेट किया जाता है इसके लिए। इसके लिए जो है आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चारों टेक्नोलॉजीज़ जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मेन थी वो हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। फिर अब इसका जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, उस पार्ट 2 करेंगे, उसमें हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे जो इसमें आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू ड्रॉप ए लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।